हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्यूबरकुलोसिस एंड निमोनिया। ये दोनों डिजीज़ आपस इतने इंपॉर्टेंट है कि अल्टरनेटिव किसी बार ट्यूबरकुलोसिस पूछा हुआ है तो किसी बार निमोनिया पूछा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में इस बार भी आएगा। एंड आप जरूर से जरूर इस लेक्चर को पढ़िए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये टॉपिक कहाँ आता है सर? तो फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जब आप पढ़ेंगे तो उसको दो पार्ट में बांटा हुआ है। एक है हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, बताओ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किसकी कमी से आता है? तो आयरन की कमी से। वेरी गुड। अच्छा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B12 एंड बी, है ना, 9 की कमी से, जो मेचुरेशन फैक्टर है उसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अब आज हम लोगों को पढ़ना इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ से देखो ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। आपके एग्जाम में ना एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था कि 4 ऑप्शन था, उसमें से पूछा था निम्नलिखित में से बताइए कौन सा इन्फेक्शियस डिजीज़ है। समझ रहे बात को? हाँ, तो आपको ऑप्शन दे देगा कैंसर, अनीमिया, है ना, क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं और भी कुछ, निमोनिया, इस तरह से दे देगा। तो उसमें जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है मतलब क्या होता है? सॉरी, देखिए इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या होता है पहले ये समझना है। इसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट के साथ आप रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, आपको कैंसर नहीं होगा। अगर कोई एनीमिया का पेशेंट है जिसको खून की कमी, आप उसके साथ रहते बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, उसको आपको बीमारी नहीं होगा। लेकिन अगर आप ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं तो आपका इसका पॉजिटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, जो कि एक बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं ट्रांसमिट होता है। जैसे अभी मेरे को छींक आ गई, यही छींक अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट छींक दे आपके मुंह पे तो 99% चांस है कि आप ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हो जाएंगे। तो ऐसे डिजीज़ जो मतलब कम्युनिकेबल हो, एक दूसरे से फैले, ठीक है, हाँ, कांटेक्ट में आने से। जैसे आपको याद रख लेना है कम्युनिकेबल डिजीज़, आपके एग्जाम में ये भी सवाल आ सकता है, छोटा क्वेश्चन, कि भैया कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है और उसके एग्जाम्पल दीजिए। तो आपके सिलेबस में जो जो है कम से कम उतना याद रखिए। जैसे ट्यूबरकुलोसिस तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली के कारण होता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई जिसको कहते हैं, यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस भी आपका कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस डिजीज़ है। गोनोरिया, सिफिलिस, मलेरिया, एचआईवी और वायरल इन्फेक्शन जैसे सार्स और कोविड, आपको तो पता ही होगा, है ना। ये सब इन्फेक्शियस डिजीज़ में आते हैं, जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग दो डिजीज़ यानी ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है भैया बताओ? तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना। देखो, ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्टिव डिजीज़, ये एक इन्फेक्टिव डिजीज़ है, मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग द लंग्स। मोस्ट कॉमनली कौन सा बॉडी ऑर्गन अफेक्टेड होता है? लंग्स, है ना, हाँ। एंड कॉज्ड बाय, किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, या तो माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम नाम का बैक्टीरिया है, उसके अलग अलग स्पीसीज़ हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम बोविस। इसी दोनों के कारण मेनली आपका ट्यूबरकुलोसिस कॉज होता है। ठीक है, एंड ट्यूबरकुलोसिस में ध्यान रखना इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? तो लंग्स, लंग्स इन्फेक्टेड हो जाता है। एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में भर जाता है और उससे पानी भर जाता है। ध्यान रखना, जो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, जिनको एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है, वो एक्सपीरियंस करते हैं क्रोनिक कफ, उनको बहुत ज़्यादा खांसी होती है विथ ब्लड कंटेनिंग म्यूकस, एंड उसके जो थूक खखार वगैरह आएंगे, है ना, मुंह से, उसमें ब्लड भी आने लग जाता है। किसके पेशेंट में? ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में। तो ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो मोस्ट कॉमनली किसको अफेक्ट करता है? लंग्स को अफेक्ट करता है। एंड किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ध्यान रखना, जो भी पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस के एक्टिव मतलब किस कहते हैं, जिनको एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है, इन्फेक्शन है, तो उनको क्या होगा? बहुत ज़्यादा खांसी होगी एंड ब्लड कंटेनिंग म्यूकस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ जी। फिर है ईटियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस के? तो देखो, ट्यूबरकुलोसिस के अलग अलग कारण हैं, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सबसे मेन कारण है।
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे मुझे अभी छींक आ गई है ना, और मैं ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट रहता, तो मेरे क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स में वो बैक्टीरिया भरा हुआ है, तो वहाँ से निकल के बाहर आ जाता, तो दिक्कत होती। तो ये बोला ड्रॉपलेट मतलब जो नाक से मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं छींकने वगैरह के दौरान या खांसी करने के दौरान, तो उसी को हम लोग ड्रॉपलेट कहते हैं, और उसके द्वारा फैले तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। कह रहा द जर्म्स आर स्प्रेड थ्रू द एयर एंड यूजुअली इन्फेक्ट द लंग्स, एयर के द्वारा फैले एंड यूजुअली आपके, जैसे कि कोविड भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, कोविड भी इसी तरह फैलता है। तो इसके लिए आप ऐसे चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मास्क लगाते हैं, क्या लगते हैं, मास्क लगाते हैं, है ना। हाँ, तो वही बोल रहा है कि द जर्म्स आर स्प्रेड थ्रू द एयर एंड यूजुअली इन्फेक्ट द लंग्स, यूजुअली किसको इन्फेक्ट करता है, लंग्स को, बट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड बॉडी के अदर पार्ट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। कौन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से ये बॉडी के अदर पार्ट को, कई बार हो जाता है कि ब्रेन तक पहुंच जाता है वो बैक्टीरिया, एंड आपके ब्रेन वगैरह को भी इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो आगे वो सब पढ़ना है, लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, ठीक है ना। चलो अब फिर नेक्स्ट है क्या कहते हैं, आपके इनटेक ऑफ अनपास्चुराइज्ड कॉल्ड मिल्क, यानी आप काउ मिल्क अगर अनपास्चुराइज्ड लेते हो तो उसमें भी चांसेस हैं। कह रहा है ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम बोविस, जो कि प्रेजेंट होता है अनपास्चुराइज्ड मिल्क, यानी कच्चा दूध आप सिंपली कह लो। पास्चुराइजेशन फैक्ट्री में प्रक्रिया में किया जाता है, पास्चुराइजेशन वो प्रक्रिया है ना, जैसे आप देखेंगे कि जो पैकेट वाला दूध है उसके ऊपर पास्चुराइज्ड मिल्क लिखा होता है, तो एक्चुअली पास्चुराइजेशन एक सिंपल सा प्रक्रिया है जिसमें जो दूध होता है उसको पहले हीट किया जाता है, एंड हीट करके तुरंत कूल कर दिया जाता है, जिससे कि उसमें जो भी माइक्रोब्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, है ना, जल्दी फटेगा नहीं दूध। जबकि आपका जो नॉर्मल दूध है, गाय का दूध है, उसमें चांसेस होता है कि माइकोबैक्टीरियम बोविस नाम का, क्योंकि बोविडे फैमिली से जो कैटल्स वगैरह आते हैं वो आते हैं, तो उनके मिल्क में ये माइकोबैक्टीरियम बोविस नाम का बैक्टीरिया होता है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि चांसेस हैं कि इस तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस, इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, अनपास्चुराइज्ड, मतलब गर्म करके दूध पियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम बोविस, जो कि अनपास्चुराइज्ड मिल्क में प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। हाँ, फिर है डिजीज कंडीशन, अगर किसी को पहले से सिरोसिस है, अल्कोहलिज्म है, वूपिंग कफ है, इन्फ्लुएंजा है, तो उस कंडीशन में भी आपको पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस फील मतलब हो सकता है, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है बताओ। कह रहा है ट्रांसमिशन ऑफ टीबी इट मीन्स ट्यूबरकुलोसिस, है ना, ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना आप सभी लोग। मैंने क्या बोला, टीबी यानी ट्रांसमिशन ऑफ टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे हैं, तो इज बाय इनहेलेशनल ऑफ इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। हाँ, अगर आप इनहेल कर लेते हैं इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट, ऐसा ड्रॉपलेट, ऐसे बूंद है ना जो नाक मुंह से निकले और उसमें बैक्टीरिया है और बैक्टीरियल मतलब न्यूक्लियाई है, तो वो वायबल होता है ना, वायबल है मतलब क्या, आपके बॉडी में एंटर कर जाएगा। एंड माइकोबैक्टीरियम लीडेन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, और आपके बॉडी में भी वो माइकोबैक्टीरियम लीडेन ड्रॉपलेट बन जाएगा। एंड When a patient with active primary tuberculosis cough can remain suspended, कहने का मतलब है कि फिर अगर उसके भी बॉडी में गया, धीरे धीरे इन्फेक्शन कॉज करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, तो फिर वो जो पल्मोनरी, जिसको कि मतलब पल्मोनरी टीबी हो गया, यानी कि किसी को अगर ये ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो वो लगातार काफ़ी देर तक, सेवरल आवर्स तक क्या रहेगा, खांसते रहेगा, है ना, उसको खांसी होती रहेगी, कुछ भी नहीं है। पैथोजेनेसिस में भी बहुत आसान है। ट्यूबरकुलोसिस जो आपके से कैसे होगा, तो कोई भी पेशेंट या फिर कोई भी पर्सन अगर जो इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई लेता है ना, जिसमें कि एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, तो वो उसमें जाएगा और वहाँ पर वो माइकोबैक्टीरियम ड्रॉपलेट बनाएगा इसमें भी, एंड वो फिर आपके बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिससे कि आपको काफ़ी देर तक मतलब खांसी वगैरह होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे, इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स की मैं बात करूं तो कफिंग, कफ करना ये है ना, फॉर 3 और मोर वीक्स, 3 या 3 से ज़्यादा सप्ताह तक आपको लगातार कफ रहने वाला है ना, लगातार कफ रहने वाला है। कफिंग ऑफ ब्लड और म्यूकस, है ना, ब्लड और म्यूकस, यानी कि कफ के साथ साथ क्या आ जाएगा, ब्लड भी आ सकता है, ठीक है, कफ के साथ साथ क्या आ जाएगा, ब्लड भी आ सकता है। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन मतलब सीने में दर्द, है ना, पेन विथ ब्रीदिंग एंड कफिंग, यानी सांस लेने में दर्द हो सकता है, कफ यानी खांसी करने में दिक्कत हो सकता है।
अनइंटेंशनल वेट लॉस, यानी टीबी के पेशेंट में अचानक से वेट गिरने लगता है, पता है आप सभी लोग को। हाँ, तो ध्यान रखना कि आपके जो टीबी के पेशेंट होते हैं उसमें शरीर का वजन बहुत जल्दी घटने लग जाता है, ठीक है। फिर फटीगनेस, यानी कि आपको थकावट भी फील होगा। फिर आपका फीवर मतलब होता है बुखार जैसा भी लगेगा। नाइट स्वेट्स, यानी कि आपको रात में बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाएगा। चिल्स मतलब होता है ठंडा लगने लगेगा। तो ओवरऑल क्या क्या होगा बताओ। कफिंग फॉर, लगातार कफ होगा 3 या 3 से ज़्यादा सप्ताह के लिए। कफिंग, ब्लड और म्यूकस भी कफ में आने लगेगा। चेस्ट पेन, और आपको ब्रीदिंग में कफिंग में पेन होने लगेगा। अनइंटेंशनल वेट लॉस देखने को मिलेगा, है ना, अनइंटेंशनल वेट लॉस देखने को मिलेगा। फटीगनेस, फीवर, नाइट स्वेट्स, चिल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। किसमें, तो ये आपका हो जाता है किसमें, ट्यूबरकुलोसिस में। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो ट्रीटमेंट दो तरीके का होता है, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल, है ना, एंड एक होता है फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या बोल रहा है, यूज डिस्पोजेबल मास्क, यानी आप कैसे मास्क का इस्तेमाल करें, डिस्पोजेबल। कई लोग को देखते हैं कि जो 5 रुपये वाला मास्क आता है डेली वही मास्क लगाता है, डेली, मतलब एक बार खरीद लिया तो 1 सप्ताह तक चलाता है। अरे दोस्त, वो डिस्पोजेबल मास्क है। अब डिस्पोजल गिलास सुनते हैं, हाँ, एक बार पी लेते हैं तो क्या बार बार पानी पीते हैं, नहीं ना, काहे कि वो अब कंटामिनेट हो चुका है। तो जस्ट लाइक दैट, जो मास्क होता है एक बार जब आप पहन लिए, आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिक्रेशन आ गया, दूसरे का भी ऊपर आ गया, अब उसी को आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, तब तो फिर वही बीमारी का घर बन गया, वहाँ पे बैक्टीरिया का संग्रह हो गया है। आप उसी को इनहेल करेंगे तो एक मास्क रेगुलर नहीं यूज़ करना चाहिए, 1 टाइम यूज़ होता है वो, ठीक है। सर AZA क्या रिप्रेजेंट कर, किस चीज़ में भाई, AZA किस चीज़ में, किस चीज़ में, विक्रम सिंह, कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं आप, है ना। हाँ, चलो नेक्स्ट है, पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड। ठीक है, आपसे मैं बात कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ। पहले हम लोग ये अभी ट्यूबरकुलोसिस पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि सबका पैथोजेनेसिस लिखें, जिसका आसान है वो पढ़िए, जिसका बहुत डिफिकल्ट है उसको मत पढ़िए, ठीक है। हाँ, चलो अब है क्या, पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड, पेशेंट को आइसोलेट कर दीजिए, यानी कि उसको अलग कर दीजिए। प्रॉपर हाइजीन शुड बी मेंटेन, हाइजीन मतलब साफ सफाई मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड सप्लीमेंट्स विद विटामिन एंड मिनरल्स शुड बी प्रोवाइडेड, कहने का मतलब है कि सप्लीमेंट वगैरह, विटामिन मिनरल वगैरह प्रोवाइड किया जाए पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट हो जाता है कमज़ोर। रेस्ट शुड बी नीडेड, एंड आपको रेस्ट करना होगा, अगर जो भी है होता है आपके, कह सकते हैं आपका ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट, उसको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमने आपको बता रखा है क्या क्या। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपको एक होता है फर्स्ट लाइन ड्रग, दूसरा सेकंड लाइन ड्रग, तीसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी, DOT, डॉट थेरेपी इसको कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग का ट्रिक है, हमने बताया है, देखो फर्स्ट लाइन ड्रग यानी सबसे पहले यही ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी को भी ट्यूबरकुलोसिस होगा तो सबसे पहले दवा लेने किसके पास जाएगा, पुजारी के पास, और पुजारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिस्ट, तो प्रिस्ट के पास जाएगा। तो P4 पायराजिनामाइड, R4 रिफाम्पिसिन, I4 आइसोनियाजाइड, E4 इथम्ब्यूटोल, ST4 स्ट्रेप्टोमाइसिन। कल भी क्लास में हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पढ़े हैं, तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट लाइन ड्रग आप सभी लोग को याद होगा PRIEST, है ना। P4 पायराजिनामाइड, देखो है ना लिखा हुआ पायराजिनामाइड। R4 रिफाम्पिसिन, देखो है ना। I4 आइसोनियाजिड, वेरी गुड। E4 इथम्ब्यूटोल, है ना, इथम्ब्यूटोल, इसमें इथम्ब्यूटोल नहीं है, ध्यान रखना। ST4 स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, ध्यान रखना। ये सब है आपके, क्या कहते हैं, इसी में आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग में आ जाता है। अब सेकेंड लाइन ड्रग की बात करेंगे तो पैरासेलिसिलिक, इसका भी क्या ट्रिक था। सेकेंड लाइन ड्रग यहाँ देखो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, KTR फेस पैक। KTR फेस पैक होता है किसका, सेकेंड लाइन ड्रग का। K4 केनामाइसिन, T4 थायाएसिटाजोन, यहाँ जो थायाएसिटाजोन लिखा हुआ है ना, ये फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है, फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है, ध्यान रखना। इथम्ब्यूटोल है, इथम्ब्यूटोल है, ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है वो। थायाएसिटाजोन सेकेंड लाइन ड्रग होता है, ठीक है, थायाएसिटाजोन। फिर है रिफा, क्या कहते हैं, KTR के बाद है R मतलब हो गया रिफाब्यूटिन, F4 फ्लोरोकिनोलोन्स, A4 एमिकासिन, है ना, C4 सेप्रोमाइसिन, E4 क्या कहते हैं इथायोएनामाइड, है ना, एंड क्या कहते हैं C4 जो आपका फेस हो गया, E4 हो गया। PA मतलब होता है पैरा एमाइनो सैलिसिलिक एसिड साइक्लोसिरिन।
ये कुछ सेकेंड लाइन ड्रग है जो कि आपको याद रखना है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सेकेंड लाइन ड्रग में क्या क्या हो गया, पैरा एमाइनो सैलिसिलिक एसिड एट क्या कहते हैं, देखो इथायोन एमाइड है ना, साइक्लोसिरिन, वायोमाइसिन, कैनामाइसिन, ये सब कहीं ना कहीं सेकेंड लाइन ड्रग है। अगर किसी को फर्स्ट लाइन ड्रग से लगातार यूज करने के जैसे रेजिस्टेंस हो गया है, तब जाकर के सेकेंड लाइन ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। अब डॉट थेरेपी यानी डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी मीन्स ट्राइल्ड द हेल्थ केयर वर्कर अदर डिजाइनेटेड इंडिविजुअल फैमिली मेंबर प्रोवाइड्स द प्रिस्क्राइब्ड टीबी ड्रग्स, है ना, लेकिन प्रॉपर प्रीवी ड्रग्स लेते हैं, क्या कहते हैं, वॉचेज पेशेंट स्वेलो एवरी डोज, यानी कि पेशेंट को डायरेक्टली ध्यान रखना कि जो आपका पेशेंट है उसको प्रॉपर केयर में रखा जाता है कि वो हर एक डोज प्रॉपर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो उसी को होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी, ठीक है ना। चलो, तो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ड्रग हो गया। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है बताओ, ट्यूबरकुलोसिस कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एस्चेरिचिया कोलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ध्यान रखना, है ना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर है व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, बताओ कौन सा फर्स्ट लाइन ड्रग जो कि ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल होता है, तो PRIEST, है ना, इसमें से देख लो, P4 कोई नहीं है, R4 हाँ रिफाम्पिसिन है, हो जाएगा, है ना, रिफाम्पिसिन है, हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी ट्यूबरकुलोसिस के जो प्राथमिक फैलने के तरीके हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज, एयर बॉर्न ट्रांसमिशन, ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन, वाटर बॉर्न ट्रांसमिशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, एयर बॉर्न, हवा के द्वारा फैलता है ना, छींक, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, है ना। अब नेक्स्ट है निमोनिया, निमोनिया में भी क्या होता है, निमोनिया इज एन इन्फेक्शन, ये भी एक इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, मोस्टली तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन हो आपको वायरस के साथ चक्कर में भी हो सकता है। अगर आपके लंग्स में वायरस चला गया तो उसके वजह से, फंगस चला गया तो उसके वजह से, यानी कि आपके लंग्स में अगर बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई कुछ भी जाता है तो आपको निमोनिया कॉज कर देगा, ठीक है। होता क्या है, ध्यान से सुनना, कह रहे निमोनिया एक इन्फेक्शन है जहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई की वजह से होता है एंड लंग्स के दोनों या कोई एक लोब्स को इन्फेक्ट कर देता है। इन्फेक्टेड लंग्स में क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ द एयरवे, यानी कि जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स वगैरह हैं वो स्वेल कर जाते हैं, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड एंटर्स फ्लूइड इनटू द एयर सैक ऑफ लंग्स, यानी लंग्स के जो एयर सैक हैं एल्वियोलाई, उसमें म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है। म्यूकस मतलब क्या होता है, एल्वियोलाई, है ना, एल्वियोलाई, म्यूकस मतलब होता है फ्लूइड, है ना, फ्लूइड आ जाता है, ध्यान रखना, फ्लूइड मतलब है तरल चिपचिपा भाग आ जाता है, किसमें, लंग्स के एल्वियोलाई में। कारण क्या क्या हो सकता है, तो आपके कारण हो सकते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, इट मोस्टली ऑकर्स बाय द बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, यानी आपके कम्युनिटी, गांव समाज रहने के दौरान आपके लाइफ स्टाइल के कारण आपको हुआ, जैसे बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो गए, वायरस या फंगाई से इन्फेक्ट हो गए। कई बार होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जो कि डेवलप होता है पेशेंट को केयर करने के दौरान, यानी कह रहा है इट डेवलप्स इन अ पेशेंट हु हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अनदर इलनेस, या तो ऐसा भी कह सकते हैं, मान लो कोई मेरा भाई था, ठीक है, कोई मेरा भाई है, उसको निमोनिया हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए और उसके साथ केयर करते करते हम रहे और हमको भी हो गया, तो वही बोल रहा है ये डेवलप तब होता है जब कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाता है दूसरे के लिए, तो उस कंडीशन में भी चांसेस हैं कि आपको हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ है। लॉन्ग टर्म फैसिलिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कह रहे इट डेवलप्स इन अ लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, हाँ कई बार हो जाता है कि आप लॉन्ग टर्म आपके कहते हैं रहते हैं कहीं पर, तो उस कंडीशन में भी हो जाता है, जैसे नर्सिंग और होम वगैरह में रहते हैं तो। फिर है एस्पायरेशन निमोनिया भी होता है, ऑकर्स व्हेन फूड और लिक्विड इन इज ब्रेथ इनटू द एयरवे, मतलब आप गलती से जैसे हवा वगैरह को, है ना, हवा के जगह पे मान लो फूड या लिक्विड आपका गलती से लंग्स के एयर वाला लंग्स में चला गया, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है, यानी आपका खाना का टुकड़ा, भात का टुकड़ा अगर चला गया लंग्स में तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो एस्पायरेशन निमोनिया कह रहा ऑकर्स व्हेन फूड और लिक्विड इज ब्रीथ इनटू एयरवे, है ना, लंग्स वगैरह में चला जाए तो आपको कहीं ना कहीं स्वेलो हो जाए तो आपको दिक्कत होगा, कहने का मतलब है निगलने की वजह से आप उसको अगर ट्रेकिया में ले लिए तो भी आपको निमोनिया कॉज हो सकता है। अब निमोनिया में होता क्या है सर, पहले तो साइन एंड सिम्टम पढ़िए, उसके बाद आपको क्लिनिकल में उसका पढ़ाएंगे पैथोजेनेसिस। साइन एंड सिम्टम में क्या होता है, चेस्ट पेन, है ना, सीने में दर्द होता है, सीने में दर्द फील होता है,
चेस्ट पेन व्हेन यू ब्रीद और कफ, जब आप सांस लेते हैं या तो कफ करते हैं तो आपको सीने में दर्द फील होता है। कन्फ्यूजन और चेंजेज इन मेंटल अवेयरनेस, है ना, कन्फ्यूजन जैसा लगता है, मेंटल मेन तो है सीने में दर्द और लगातार आपको कफ होगा एंड सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस फूलने लगेगा। काफ़ी बार देखने को मिला है जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं जिसको निमोनिया होता है उसको कन्फ्यूजन भी होने लगता है, उसको समझ नहीं आता क्या बोले नहीं बोले, मेंटली भी प्रॉब्लम होता है। कफ विच में प्रोड्यूस फेलगम, जो आपका कफ है वो बलगम वगैरह बनाता है, यानी कि जो मुंह से थूक खखार वगैरह बहुत ज़्यादा निकले लगेगा क्योंकि एल्वियोलाई में म्यूकस भर चुका है। फटीगनेस, थकावट, क्योंकि सही से सांस नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपको थकावट महसूस होगा। फीवर या स्वेटिंग, सेकिंग, चिल्स, यानी कि आपको फीवर महसूस होता है यानी बुखार, स्वेटिंग यानी कि आपको पसीना आ सकता है, चिल्स ठंडा लग सकते हैं। लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में आपके बॉडी का जो यहाँ पर होता है ना टेम्परेचर वो लो हो जाता है, ठीक है ना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है निमोनिया में। और नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलता है, जी मचलता है, उल्टी हो रहता है, कमन करता है। डायरिया यानी कि पतला पैखाना वगैरह देखने को मिलता है, पेट खराब, लूज मोशन। पैथोफिजियोलॉजी की मैं बात करूँ कैसे होता है तो देखो, न्यूमोनिया इंडिकेट एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑफ लंग्स पेरेन्काइमा कॉज्ड बाय माइक्रोबियल एजेंट। निमोनिया में मेनली क्या होता है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, यानी कि जो लंग के पेरेन्काइमा में होता है, किसके द्वारा, कोई भी माइक्रोबियल एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस, सबके द्वारा हो सकता है। द मोस्ट कॉमन पाथवे है माइक्रोबियल एजेंट टू रीच एल्वियोलाई, सबसे ज़्यादा मेन है कि माइक्रोबियल जो एजेंट होते हैं वो एल्वियोलाई तक जाते हैं एंड वहाँ पे माइक्रो एस्पायरेशन करते हैं ओरोफेरिंजियल सेक्रेशंस के द्वारा एंड वहाँ पर पानी भर जाता है, ठीक है, वहाँ पर पानी भर जाता है, ठीक है। क्या रहा, देखो जो भी इसके पैथोफिजियो, गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पायरेशन की वजह से या तो कोई बैक्टीरिया या तो एस्पायरेशन हो जाए, यानी एस्पायरेशन मतलब होता है जैसे खाना वगैरह चीज़ें, गैस्ट्रिक कंटेंट यानी पेट में जाने वाली चीज़ें लंग्स में चली गई, या तो कोई बैक्टीरिया चला जाए तो सबसे पहले तो वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा एंड कैविटी जो ब्रोंकस का उसको एक्सटेंड कर देगा, ठीक है। एंड एक्सटेंड करने के बाद वहाँ पर एब्सेस बनने लगता है, एब्सेस मतलब है कि लिक्विड बनने लगता है, लिक्विड बनने लग जाएगा तो वहाँ पर सही से गैसेस एक्सचेंजेस नहीं होंगे, टिश्यू नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, टिश्यू डेड होने लग जाएंगे एंड फिर वहाँ पर स्पूटम ज़्यादा बनने लगेगा, थूक खखार ज़्यादा बनेगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा थूक खखार, बलगम वगैरह आने लग जाएंगे, ठीक है। ये इसके पैथोफिजियोलॉजी में होता है। अब है इसका ट्रीटमेंट, अब इसका है ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया। निमोनिया के ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसमें ऑक्सीजन थेरेपी चलता है, इसमें क्या चलता है, ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत होती है तो ऑक्सीजन देना पड़ता है। वेंटिलेटरी सपोर्ट, वेंटिलेशन पे देना पड़ता है, वेंटिलेशन मतलब क्या होता है कि पेशेंट अब इतना भी काबिल नहीं है कि उसका लंग्स नहीं काम कर पा रहा है, यानी वो सांस ले नहीं पा रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में वो वेंटिलेटर क्या करता है, उसको सांस लेने में और छोड़ने में मदद करता है। एंड फिजियोथेरेपी यानी कि एक्सरसाइज वगैरह करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया फार्माकोलॉजिकल की बात करेंगे तो यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन, देखो बैक्टीरियल निमोनिया मेनली तो निमोनिया जो ज़्यादातर होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है ना, मेनली नहीं चार्ट बनाएंगे तो हो जाएगा। कोई बोल रहा है सर सीओपीडी जैसा क्या है, सीओपीडी जैसा होता है लेकिन यहाँ सीओपीडी में दिक्कत है कि उसमें लंग्स में पानी वगैरह नहीं भरता है ना, सीओपीडी में ना एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाता है, देखो सीओपीडी का जो एल्वियोलाई का वॉल है वो डैमेज हो जाता है, यहाँ पर उसमें एल्वियोलाई वॉल डैमेज नहीं हो रहा है, इसमें म्यूकस भर जा रहा है एल्वियोलाई में, समझ रहे बात को, हाँ है ना, हाँ। तो बैक्टीरियल निमोनिया इज फ्रीक्वेंटली ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक, बैक्टीरियल निमोनिया को मेनली एंटीबायोटिक और खास करके इसमें चलता है एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक चलता है, ठीक है, हाँ। कह रहा बैक्टीरियल निमोनिया इज फ्रीक्वेंटली ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक विच वर्क्स बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो कैसे काम करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक के काम करता है, ठीक है, हाँ ठीक है। एंड एंटीबायोटिक्स कैन टेकन ओरली और गिवन इंट्रावेलसली, एंटीबायोटिक्स को आप या तो ओरली ले लेंगे या तो आईवी इंजेक्शन ले लेंगे। अ पेशेंट शुड टेक रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि आप पेशेंट को रेस्ट लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा देर में पानी पीना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है, हाँ। जैसे क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, CAP जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है उसके मेन कारण क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इस्चेरिचिया कोलाई यानी कि लोंगियोनेला निमोफिला, ध्यान रखना। तो जो मेनली आप जो एक्वायर करते हैं वो बैक्टीरियल निमोनिया होता है और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिक सिम्टम ऑफ निमोनिया,
इसमें से क्लासिक सिम्टम कौन सा है निमोनिया का? निमोनिया का क्लासिक सिम्टम नॉन प्रोडक्टिव कफ नहीं, कफ के साथ प्रोडक्टिव कफ होता है क्योंकि वहाँ बलगम वगैरह भी आते हैं। एब्डोमिनल पेन नहीं, प्रोडक्टिव कफ विथ प्रिवलेंट स्पूटम, यस प्रोडक्टिव कफ मतलब होता है स्पूटम थूक हकार आएगा, बलगम वगैरह के साथ आएगा, है ना। नेक्स्ट है निमोनिया इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन इन द लंग्स ड्यू टू विच ऑर्गेनिज्म। निमोनिया किसके कारण हो सकता है? सिर्फ बैक्टीरिया, सिर्फ वायरस, सिर्फ फंगी, या फिर तीनों की वजह से? तो इवन बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, कोई बात रोटी का दाना भी लंग्स में चला गया तो आपको निमोनिया कॉज कर सकता है ना, आपको निमोनिया कॉज कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, आंसर हो जाएगा डी। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल निमोनिया? बैक्टीरियल निमोनिया के लिए कौन सा प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है? एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीबायोटिक्स, ब्रोंकियोडायलेटर्स, बताइए क्या हो जाएगा? व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल निमोनिया? तो बैक्टीरियल निमोनिया के लिए जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है? वेरी गुड, आंसर हो जाएगा सी, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स होता है, क्या होता है? एंटीबायोटिक्स होता है, ठीक है। हाँ, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज कॉमनली यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल निमोनिया? इसमें से कौन सा बैक्टीरियल निमोनिया के लिए ट्रीट किया जाता है ज़्यादातर? तो एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? एजिथ्रोमाइसिन, जो कि बैक्टीरियल निमोनिया को ट्रीट करने में हेल्पफुल आता है, ठीक है। चलिए, तो फाइनली आपका ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया खत्म हो गया। एंड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। एंड मैंने शॉर्ट में पढ़ाने का कोशिश किया है, ओके, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, ज़्यादा टाइम मैं आपका एक छोटे से टॉपिक में नहीं ले सकता था, ओके। तो थैंक यू सो मच गाइस, है ना। आप सभी लोग इसी तरीके से प्रॉपर लेक्चर को देखिए, नोट्स प्रॉपर पढ़िए जो PDF दिया जा रहा है। एंड जो लोग इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पर भी आ सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।